जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, आगामी होने वाले बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं बिहार एसएससी या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। चलिए, पहले क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है या फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? इसका आंसर आपको पता होगा साथियों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अरस्तु। ठीक है, चलिए हम देर ना करते हुए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस क्या होता है? जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि जीव द्रव्य, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको पता होगा साथियों, थोड़ा सा जब जीव द्रव्य की बात करते हैं तो सिंस ऑर्गन्स है ना, आपको पता होगा 5 सिंस ऑर्गन हम लोगों में होता है। हम लोगों में 5 सिंस ऑर्गन होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है आंख, सेकंड जो होता है वो होता है कान, थर्ड होता है नाक, फोर्थ जो होता है वो होता है जीभ, और 5 नंबर पे होता है त्वचा, है ना। ये 5 सिंस ऑर्गन है। ठीक है साथियों, तो हम लोग का जीवन आधार, जीवन का जो भौतिक आधार है वो क्या है? तो जीव द्रव्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम जो कोशिका का जो खोज किया था, सर्वप्रथम कोशिका का जो पता लगाया था वो रॉबर्ट हुक महोदय थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक महोदय थे। रॉबर्ट हुक महोदय ने सर्वप्रथम कोशिका का पता लगाया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है साथियों? तो आपको पता होना चाहिए कि कोशिका का शक्ति केंद्र जो है, कोशिका का शक्ति केंद्र वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है साथियों। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे आपके साथियों को भी मदद मिल जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है साथियों, विभेदित करती है। यानी कि प्लांट सेल्स जो है वो प्लांट सेल्स साथियों, प्लांट सेल्स जो है वो एनिमल सेल से विभेदित करते। क्या करते हैं? विभेदित करते। इसमें से कौन सा है? ऐसा कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति, दूसरा है पर्णहरित और तीसरा है सेंट्रियोल। तो साथियों आपको मैं बता दूं कि ये तीनों ही जो है पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा साथियों, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? एकदम भी जान लो, कई एग्जामों में पूछा हुआ है ना, VVI। आत्महत्या की थैली किसको कहा गया है? तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि आत्महत्या की थैली जो कहा गया है वो लाइसोसोम को कहा गया। किसको कहा गया है? लाइसोसोम को कहा गया है। इस प्रकार से आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है आपके सामने। 7वां प्रश्न है कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने कि वॉटसन एवं क्रिक साथियों, वॉटसन एवं क्रिक, जो कि ऑप्शन ए में है साथियों, ऑप्शन ए में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपके सामने। 8वां प्रश्न है आपके सामने, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए का मुख्य कार्य क्या है साथियों? डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो डीएनए का जो मुख्य कार्य है साथियों वो है आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। क्या है साथियों? आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन डीएनए का मुख्य कार्य है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि आरएनए क्या है साथियों? आरएनए जो है सो पाया जाता है, वो आरएनए किस में पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए आरएनए जो है साथियों वो कोशिका द्रव में पाया जाता है। आरएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है।
आरएनए साथियों कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 10 नंबर क्वेश्चन है अनुवांशिकी का पिता। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता जो साथियों, अनुवांशिकी का पिता जो है वो मेंडल को कहा जाता है साथियों। किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी? देखियो यहाँ पे तो बहुत लोग यहाँ पे जो है सो यदि इनमें से कोई नहीं रहता ना, नन ऑफ दिस यदि रहता तो सबसे पहले वो टिक कर देते। क्यों? क्योंकि सबको पता होता है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 23 जोड़ी होती है साथियों, 23 जोड़ी होता है। लेकिन देखो यहाँ पे जोड़ी नहीं पूछा, यहाँ बोल दिया कुल संख्या कितनी है, यहाँ बोल दिया है कुल संख्या कितनी है, यहाँ बोल दिया है कुल संख्या कितनी है। जब कुल संख्या की बात किया जाए, जब कुल संख्या की बात की जाए तो आप याद रखोगे कुल संख्या जो है वो 23 जोड़ी यानी कि 46 हो जाएगा साथियों, 46 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन से हैं? मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य में होने वाले जो अनुवांशिक रोग है वो वर्नार्ड हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम और इनमें सभी कौन सा होगा? आपको पता होना चाहिए साथियों ये सभी होगा, ये सभी यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न है आपका कि लड़का पैदा होगा कब? लड़का पैदा कब होगा? जब गुणसूत्र कौन कौन सी होनी चाहिए साथियों? गुणसूत्र कौन कौन सी होनी चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए है आपका XX, ऑप्शन बी है YY, ऑप्शन सी है XY और ऑप्शन डी है XXX गुणसूत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि बॉयज लड़का कब पैदा होगा? तो लड़का पैदा होने के लिए साथियों XY गुणसूत्र होना चाहिए, XY गुणसूत्र होना चाहिए तब लड़का पैदा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई पड़ती है। किस प्रकार की लक्षण दिखाई पड़ती है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए है आपके सामने, आयरन की कमी हो जाती है। ऑप्शन बी है रक्त का बहना बंद हो जाता है, रक्त का बनना ही नहीं, रक्त बनता ही नहीं है, रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाते हैं। तो पता है आपको साथियों हीमोफीलिया जानते हैं आप, रक्त का बंद नहीं होना ये आपको पता होगा कि विटामिन के की कमी से, कितना विटामिन के की कमी से होता है ना। तो इसका आंसर रक्त का थक्का जो होता है, रक्त का थक्का नहीं बनेगा यानी कि रक्त बहना बंद कब नहीं होता है? जब रक्त की थक्का नहीं बनती है। रक्त की थक्का कब नहीं बनती है? तो विटामिन के की कमी से नहीं बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्त का बहना बंद नहीं होता है यानी कि हीमोफीलिया रोग होता है तो विटामिन के की कमी हो जाती है यानी कि हीमोफीलिया रोग से क्या हो जाएगा? ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है? तो रक्त बहना बंद ही नहीं हो। किसी प्रकार की जिसको कट खोट लग जाए तो रक्त नहीं जल्दी से बंद होगा, रक्त नहीं बंद होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए है आपका यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, ऑप्शन बी है यह अनुवांशिकी की इकाई है, ऑप्शन सी है यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो जरा आप बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले तरफ 16 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 16 नंबर प्रश्न साथियों आपके सामने है। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है साथियों जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन बी है वॉटसन, ऑप्शन सी है हरबिंद खुराना और ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्राउन। आपको पता होगा कि जगदीश चंद्र बोस भारतीय थे, हरगोविंद खुराना भारतीय थे, तो कौन हो सकता है साथियों? थोड़ा सा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो, है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। तो अपने भारतीय ही थे साथियों, हरगोविंद खुराना थे। कौन थे? हरगोविंद खुराना थे। तो याद रखिएगा जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण जो है किसने किया था? तो वो हरगोविंद खुराना थे, हरगोविंद खुराना थे साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसका नाम क्या है? प्रतिपादक का नाम
नाम क्या है? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का जो प्रतिपादक का नाम है वो है साथियों, वो कौन है? तो चार्ल्स है। कौन सा? चार्ल्स डार्विन है साथियों। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। एक चीज और आपको महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि यह जो आज वीडियो आप देख रहे हो, ये बायोलॉजी का जो प्रश्न देख रहे हो आप, ये बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए VVI है साथियों, VVI है। और आने वाले बिहार एसएससी, रेलवे है ना, बिहार पुलिस एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है, अनुवांशिक से संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि मेंडल ने अनुवांशिक के संबंधित प्रयोग के लिए कौन सा पौधा का चुनाव किया था? बहुत ही आसान सा और प्यारा सा प्रश्न है साथियों, जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। इसका ऑप्शन ए है मटर, ऑप्शन बी है डहेलिया, ऑप्शन सी है सरसों, ऑप्शन डी है गेहूं। जल्दी से बताइए साथियों क्या होगा आंसर? क्या होगा इसका आंसर क्या होगा? मेरे साथ एक और व्यक्ति हैं, मैं उनसे पूछता हूँ इसका आंसर क्या होगा। उनका कहना है कि मटर आंसर होगा। क्या देखा जाए, क्या मटर आंसर होगा इसका? बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर मटर होगा। ठीक है, चलिए अगले तरफ क्वेश्चन प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक वर्णद व्यक्ति। अब ये वर्णद क्या होता है? तो कलर ब्लाइंडनेस, जिसको मान लो उसको आप लाल दिखाओगे ना, उसको हरा दिखेगा, हरा दिखाओगे ब्लू दिखेगा, यानी कि रंगों की पहचान वो नहीं कर पाती है, रंगों की पहचान करने में उसको दिक्कत होती है। ठीक है साथियों, तो कौन सा कलर उसको क्या दिखेगा? कौन सा कलर उसको क्या दिखेगा? ऑप्शन ए है आपका कि लाल पीला दिखेगा, हरा पीला दिखेगा, लाल नीला दिखेगा या लाल हरा दिखेगा। आपका प्रश्न, आपका जवाब क्या है साथियों? जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा साथियों, लाल जो है ना वो हरा दिखेगा, लाल जो है वो हरा दिखेगा, यानी कि ऑप्शन डी में कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति का जो है जो कलर वो लाल कलर दिखे तो उसे क्या दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा साथियों, हरा दिखाई देगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 20 नंबर प्रश्न है कि किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु का कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गठित जंतु कहा जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है पोरीफेरा, ऑप्शन सी है सिलेंट्रेटा और ऑप्शन डी है अर्थोपोडा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर साथियों? इसका आंसर हो जाएगा साथियों प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है, एक कोशिकीय जंतु अमीबा, एक कोशिकीय जंतु अमीबा जो है अमीबा और एक होता है यूग्लिना। क्या होता है? यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है साथियों? किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो ऑप्शन ए है पोरीफेरा, ऑप्शन ए पोरीफेरा, ऑप्शन बी है सिलेंट्रिया और ऑप्शन सी है एम्फीबिया, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले तरफ 22 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेढक में श्वास किस अंग द्वारा ली जाती है? मेढक में श्वास किस अंग द्वारा ली जाती है? तो आपका ऑप्शन है त्वचा, क्लोमो, फेफड़ा और इन तीनों से। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? मेढक में, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मेढक में श्वसन क्रिया का अंग कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन तीनों से साथियों, इन तीनों से, यानी कि त्वचा से भी लेता है, क्लोमो से और फेफड़ा से भी, तीनों से लेता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वास्तविक मछली कौन सी है? वास्तविक मछली कौन सी है? स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, हिप्पोकैम्पस और सी ककम्बर। तो कौन सा हो जाएगा? ये 4 विकल्प आपके सामने है, जल्दी से आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा हिप्पोकैम्पस, यानी कि वास्तविक मछली कौन है? हिप्पोकैम्पस है साथियों, हिप्पोकैम्पस है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 24 नंबर प्रश्न है, मेढक किस वर्ग का जंतु है? मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए है आपके सामने, ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिकथीस, ऑप्शन बी है एम्फीबिया,
ऑप्शन सी सरीसृप और ऑप्शन डी है कॉन्ड्रिक्थिस, है ना। तो क्या हो जाएगा साथियों, जल्दी से बताओ आप लोग के सामने ये ऑप्शन है। मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो आपको पता होना चाहिए साथियों, मेढक जो है वो एम्फीबिया ग्रुप के हैं। किस वर्ग के हैं? एम्फीबिया वर्ग के हैं। किस वर्ग के हैं? एम्फीबिया वर्ग के। तो आपके सामने ऑप्शन बी में है एम्फीबिया वर्ग, ठीक है साथियों। चलिए लास्ट प्रश्न आज का और 25वां लास्ट प्रश्न आपके सामने है। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है साथियों? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो या एसएससी सीजीएल लेवल तक के जीके जीएस में साथियों, रेलवे का ही तो पूछो ही मत, कई बार पूछा हुआ ये प्रश्न, है ना। तो कितने क्या हो जाएंगे इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। 4 कोष्ठीय होता है। क्या होता है? 4 कोष्ठ होता है। स्तनीय यानी कि कह सकते हैं मनुष्य कह सकते हैं, है ना। इसके अलावा और जितनी भी स्तनीय है, जितने भी स्तनीय है, सबका हृदय में कितने कोष्ठ, हृदय कितना भाग में होता है बटा हुआ? तो वो 4 भागों, कितने? 4 भागों। चलिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हाँ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे जब भी कोई हम वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। थैंक यू सो मच।